प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मिस्र के राष्ट्रपति के साथ बैठक। दोनों देशों के बीच 6 समझौते हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट हैं अब्देल। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में पथराव। बैंक सपोर्ट करने वाले एंटनी के बेटे का कांग्रेस से इस्तीफा। कहा ट्वीट डिलीट करने को कहा था। लखनऊ बिल्डिंग हादसा। अपार्टमेंट में दबे 15 लोगों को निकाला गया। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। लखनऊ अलाया अपार्टमेंट हादसा। हिरासत में पूर्व मंत्री का बेटा। मेरठ सपा विधायक शाहिद मंसूर के घर देर रात पहुंची पुलिस। बेटी नवाजिश को लखनऊ से ले गई। राहुल गांधी के विवादित बयानों पर बीजेपी ने मांगी सफाई। सीमा पर सैनिकों की पिटाई के बयान पर मांगा स्पष्टीकरण। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई आज। आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो सबसे पहले खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां भारत दौरे पर है मिस्र के राष्ट्रपति। आपको बता दें इस बार गणतंत्र दिवस पर वो हमारे मेहमान भी हैं। पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति का भारत दौरा है और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर वो शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। आपको बता दें उनके दौरे की चर्चाएं कई दिनों से थी। इसकी जानकारी लगातार हम आपको पहुंचा रहे थे। जहां मिस्र के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। भारत दौरे पर है मिस्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात भी होगी और इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर परेड में शामिल होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। तो आपको बता दें पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और इस बार परेड में हिस्सा लेंगे। परेड में शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में और भारत के गौरव को, भारत की ताकत को अपनी आंखों से देखेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में उनको निमंत्रण दिया गया था और वो शामिल होंगे गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली में। आपको बता दें भारत की ये परेड जो गणतंत्र दिवस के मौके पर होती है उसमें पूरे देश की झलक दिखाई देती है। हर राज्य की अपनी एक झांकी होती है, जहां उस राज्य की खूबसूरती, उस राज्य की खासियत को दर्शाया जाता है। साथ ही तीनों सेनाओं यानी थल, वायु और तीनों सेनाओं की ताकत को दर्शाया जाता है। थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की ताकत को इस गणतंत्र दिवस की परेड में दर्शाया जाता है। वहीं लखनऊ में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसकी खबर हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां मलबे में 2 और महिलाओं का रेस्क्यू अभी जारी है। महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 2 महिलाएं मलबे में दबी हुई थी। हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी। हमारे ब्यूरो चीफ वहां से जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने जानकारी दी थी और तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहे थे कि किस तरीके से ड्रिल मशीन की मदद से वहां पर गड्ढा किया जा रहा था और सावधानी बरतते हुए रेस्क्यू किया जा रहा था कि महिलाओं को और चोटें ना आए, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। और फोन के माध्यम से उनसे लगातार वार्तालाप किया जा रहा था। और आपको बता दें मलबे से अब तक 14 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब 1 से 2 लोग ही मलबे में फंसे होने की संभावना जताई जा रही है।
जहां उनका भी रेस्क्यू लगातार जारी है। मंडलायुक्त ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। यजदान समेत अन्य पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, सभी जिम्मेदारों पर एफआईआर के निर्देश, याजदान समेत अन्य पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। अलाया अपार्टमेंट हादसा का मेरठ कनेक्शन भी जोड़ा गया है, यानी कि जिसकी जमीन पर वो जमीन पूर्व मंत्री और सपा विधायक की वो जमीन है, जहां उसके बेटे और भतीजे ने मिल करके सांझे की खेती करते हुए वहां पर अपार्टमेंट बनवाने का काम किया था और इसका पूरा जिम्मा याजदान बिल्डर को दिया गया था। याजदान एक बेहद ही बदनाम बिल्डर है, जिसके द्वारा कई बार कार्रवाई उसके ऊपर की जा चुकी है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ मनीष जुड़े हुए हैं, साथ ही अस्पताल जिला अस्पताल से हमारे साथ भरत सेठी जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले जो अभी 2 महिलाओं के निकालने की बात कही जा रही है, मनीष जी आप जानकारी दें। जो आपने अभी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमें दिखाई थी, जहां रेस्क्यू चल रहा था, एक महिला को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, अभी क्या कुछ स्थिति है? हुए हैं, लेकिन हेलो जी मनीष जी, आपसे सवाल कि जो महिलाएं रेस्क्यू करके निकाली जा रही थी, जहां पर आपने तस्वीरें भी हमें दिखाई थी कि लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी, उस महिला से संवाद स्थापित करते हुए बाहर निकालने के प्रयास कर रही थी। अब क्या कुछ स्थिति उस महिला की, क्या उसे बाहर निकाल लिया गया या अभी भी प्रयास जारी है? देखिए, अभी आपको बता दें कि कुल 3 लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही थी, जिसमें से एक महिला को लगभग आधे घंटे पहले निकाला गया और उसको सिविल अस्पताल में भेजा गया है। वहां पर हमारे सहयोगी भरत सेठी हैं उस अस्पताल में, और यहाँ पे मौजूदा स्थिति अगर आपको दिखाएं तो 2 लोगों को अभी यहाँ पे और रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 लोग यहाँ पर हैं अभी अंदर। यहाँ पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कहाँ पर है। उसके जरिए वायर डाल करके एक अंदाजा लगाया जाता है कि किस जगह पर लोग फंसे हुए हैं। तो वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए जो जानकारी मिल रही है, वो लगभग 2 लोगों के भी और फंसे होने की बात कही जा रही है। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार देखिए ड्रिल मशीन से छेद करके नीचे जो जगह बनाने की कोशिश कर रही है कि उस महिला को बाहर निकाला जा सके। लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन से जरिए नीचे ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई ना बाधक बने और लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं इस समय लाइव, अगर तो एनडीआरएफ की टीम देखिए ड्रिल मशीन से नीचे छत को काट रही है और छत को काटने के बाद वो नीचे से जो महिला फंसी हुई है उनको निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। मौजूदा समय की बात करें तो पूरी टीम, रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगी हुई है, एम्बुलेंस भी तैयार खड़ी कि जैसे ही उस महिला को निकाला जाएगा वैसे ही उसको अस्पताल। जी मनीष, लगातार हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच हमें एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर, आयुक्त रोशन जैकब संयुक्त पुलिस आयुक्त को निर्देशित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी लखनऊ को भी निर्देशित किया गया है। 3 लोगों की टीम का गठन किया गया है। बता दें, हादसे के लिए जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। लोगों को चिन्हित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी। 3 लोगों को इस पूरे मामले में लगा दिया गया है, जहां कमिश्नर रोशन जैकब, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी इस पूरे मामले पर लगा दिए गए हैं और ऑक्सीजन की पर्याप्त सिलेंडर वहां पर पहुंचाए जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश इस खबर पर। और हमारे संवाददाता मनीष हमारे पास साथ जुड़े हुए। जी मनीष, ग्राउंड जीरो से आप मौजूद है और इस वक्त की हमारे पास बड़ी खबर भी आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देशित किया है, 3 लोगों की टीमों को गठित किया है, जो चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को भी इस टीम में शामिल किया गया और 1 सप्ताह के अंदर जो भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार है उनकी पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद ही पूरा महकमा इस समय यहाँ पर मौजूद है। इंद्रमणि त्रिपाठी हो, बीसीएलडीए चाहे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह हो, चाहे रोशन जैकब, लगातार यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद हैं और 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें रोशन जैकब ने देर रात में ही आदेश जारी कर दिया गया था कि जो याजदान बिल्डर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और किसी भी तरह से जो है वो अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर के 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। जैसा कि आपने खुद बताया, रोशन जैकब कमिश्नर उसमें लखनऊ और साथ में चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को भी इसमें शामिल किया गया और ये कमेटी 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और रिपोर्ट के बाद मुकदमे की भी तैयारी की जा रही है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। जो भी दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और याजदान बिल्डर की जितनी भी बिल्डिंग्स जो उन्होंने निर्माणाधीन करी हैं उनकी जांच करके अगर वो अवैध पाई जाती है तो उनका ध्वस्तीकरण का भी आदेश रोशन जैकब की तरफ से किया गया। राजदान बिल्डर्स की पूरी इतिहास के बारे में हम आपसे जानेंगे क्योंकि आप वहां के रहने वाले हैं, आपको जानकारी होगी। लेकिन हमारे संवाददाता भरत सेठी भी सिविल अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जहां वो हमें बताएंगे कि जो वहां पर लोग एडमिट हैं, जिनका इलाज जारी है, उनकी क्या कुछ स्थिति है। भरत, आप सुन पा रहे हैं? अभी हॉस्पिटल में लाई गई थी, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी इनका रेस्क्यू हुआ था, अभी तुरंत ही वहां से हॉस्पिटल में पहुंची, जहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। उनकी बॉडी यहाँ से, उनके परिजनों का बुरा हाल रोके अभी बॉडी यहाँ से बाहर की तरफ लेके गए हैं। प्लस एक अगर मौत की बात है, एक मौत की पुष्टि हो चुकी है साल अभी, और अभी 9 लोग जो थे इसमें एडमिट थे और एक जो से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर ये महिला आई थी, संख्या 9 हुई। फिलहाल अभी की बात करते हैं, अभी यहाँ पे 8 लोग ट्रामा सेंटर पे, 2 लोग तो अभी भी एडमिट है। अगर मौत की बात करें, एक मौत की पुष्टि हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये परिजन है, ये परिजन किस तरह से बुरा हाल। तो हमारे संवाददाता भरत सेठी ने बताया कि जिस महिला का रेस्क्यू अभी आधे घंटे पहले किया गया था, जिसकी जानकारी हमें मनीष दे रहे थे कि आधे घंटे पहले जिस महिला का रेस्क्यू किया गया था उसकी मौत की खबर आई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, इस पूरे हादसे में पहली मौत की खबर हमें आई है, मिली है इस समय की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, लखनऊ में ये जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई थी, इस पूरे मामले में 20 लोग दबे हुए थे और लगातार उनका रेस्क्यू किया जा रहा था और इसमें एक मौत का मामला सामने आया है। और हमारे संवाददाता भरत सेठी जी, भरत, आपने बताया कि एक महिला की मौत हुई है जिसका अभी अभी रेस्क्यू किया गया था। बिल्कुल, देखिए अभी रेस्क्यू किया गया था घटनास्थल से। यहाँ पर उनको हॉस्पिटल लाया गया, ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के तमाम जो परिजन थे वो भी मौजूद थे और उसके बाद डॉक्टर ने जो पेशेंट जो महिला थी उनको मृत घोषित कर दिया। उनकी जो बॉडी है वो बाहर की तरफ ले जा चुके हैं। परिजनों का रो के बुरा हाल है। साफ तौर पर जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें सख्त बता रहे हैं और साफ तौर पर जो घटना के बाद कह सकते हैं कि एक महिला की जो पहली मौत की बात सामने आ रही है, वो महिला की मौत हो गई है। अभी भी कई लोग घायल हैं। सिविल हॉस्पिटल की बात करें, अभी तमाम जो लोगों को सिविल हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भी 2 से 3 लोग भर्ती दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, एक महिला की अभी जो मौत हो चुकी है, रात से जब घटना से वो अंदर दबी हुई थी और सुबह ही कुछ देर पहले ही उनका रेस्क्यू करके ये सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसके बाद अब डॉक्टर ने तुरंत जो मृत घोषित कर दिया, उनकी बॉडी बाहर की तरफ कर दी। बाकी जो 2 लोग हैं अभी भी उनका सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। 7 से 8 संख्या उनकी बताई जा रही है। एक बुजुर्ग थे जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनकी हालत में सुधार देखते हुए उसको डिस्चार्ज किया गया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक महिला की जो घटना में घायल हुई थी उनकी मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये बेहद दुखद खबर है। जहाँ इस पूरे मामले पर सबसे संतोषजनक बात यही थी कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और किसी की मौत की खबर नहीं आई। लेकिन इस वक्त की बुरी खबर हम आपको बता दें, जहाँ लखनऊ में एक महिला के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इस महिला को अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू करके निकाला गया था। ये पूरी देर रात, मतलब पूरी रात तक 14 से 15 घंटों तक इस मलबे में दबी रही थी और इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा इस रेस्क्यू करके इस महिला को निकाला गया था, जहां अस्पताल आने के बाद इस महिला की मौत हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी भरत, आपने अपनी आंखों से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां परिजन रोते बिलखते आपको सामने दिखाई पड़ रहे होंगे। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजदान बिल्डर का नाम सामने आ रहा है, खराब सामग्री का इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके की खबरें आती हैं, तो
जी भरत, हम आपसे सवाल लेंगे, लेकिन हमारे साथ ब्यूरो चीफ ग्राउंड जीरो से मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हमें सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जहां पुलिस मीडिया को साइड करने की कोशिश करे। आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 मंजिला ये इमारत थी। इसमें न जाने कितने फ्लैट्स होंगे, कितने परिवार इसमें रह रहे होंगे, उनका कितना सामान होगा। पूरी तरीके से भरभरा के ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग ढह गई चंद सेकेंड्स के अंदर। और इस पूरे मामले पर एक महिला की मौत हो गई है। जी मनीष, आप सुन पा रहे हैं? और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार पुलिस महकमा जो है वो अब मीडिया कर्मियों को पीछे कर रहा है। वो किसी भी तरह से लोगों को दूरी बना रहा है घटनास्थल से, और लगातार आप देख रहे होंगे विजुअल में कि पुलिसकर्मी हटाने का प्रयास कर रहे हैं पब्लिक को यहाँ से, और रेस्क्यू टीम अभी भी लगी हुई है। अभी 2 लोगों के और फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर के लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी वहां पर है मौजूद और मौके पर, और जो लोग दबे हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप इस समय पूरी फ्रेम पे देख रहे होंगे, आपको लाइव तस्वीरें देख रही होंगी कि एसडीआरएफ जी बिल्कुल मनीष, और बड़ी खबर इस वक्त की, इसी खबर से जुड़ी हुई जहां एक महिला की इस पूरे मामले में मौत हो गई है और आधे घंटे पहले इस महिला का रेस्क्यू किया गया था और पहले मौत की पुष्टि पुलिस द्वारा कर दी गई है। हादसे में घायल बुजुर्ग महिला की मौत। 15 घंटे तक इस महिला ने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद दम तोड़ दिया इस बुजुर्ग महिला ने। कई घंटे के रेस्क्यू के बाद इस महिला को निकाला गया था और सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान इस बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। कई घंटे के रेस्क्यू के बाद इस महिला को बाहर निकाला गया था। जीशान हैदर की माता का निधन हुआ है। आपको बता दें कि जीशान हैदर नाम के एक युवक की मां, और हमारे संवाददाता भरत हमारे साथ वहीं सिविल अस्पताल से जुड़े हैं। जी भरत, अब हम तस्वीरें देख सकते हैं। ये बुजुर्ग ये सीधी तस्वीरें हम आपको अस्पताल से दिखा रहे हैं जब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ये बुजुर्ग महिला का शव है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बेहद दुखद ये तस्वीर हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पे आप देख रहे हैं। जहां अलाया बिल्डिंग ध्वस्तीकरण मामले पर पुलिस ने पहली महिला की मौत की पुष्टि कर दी है। इस महिला ने पूरी रात संघर्ष किया, जिंदगी और मौत के साथ ही महिला लड़ी और आखिर में इस बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हो। जी भरत सेठी, आप वहां पर मौजूद हैं, आप हमें इतनी पास से तस्वीरें दिखा रहे हैं, परिजनों को भी देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, परिजन जो भाई सभी बोले कि कुछ सच में बोल नहीं रहे हैं, अपनी परिजनों के आंखों में आंसू साफ तौर ये बयान कर रहे हैं कि कितना दुखद हादसा। ये देखिए महिला है और जो उनके घर से लोग घरे हुए थे वो लोग पहुंच चुके हैं। ये साफ तौर पर उनकी जो आंसू ये बयान कर रहे हैं कि ये घटना किसी भयावह प्रयोग थी और कई घंटों तक जो महिला थी, जो बुजुर्ग महिला थी जिनकी डेथ हुई, वो कई घंटों तक उन्होंने संघर्ष किया और वो मलबे में दबी रही। लेकिन अब फिलहाल जब रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने उनको कुछ कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये उनकी बॉडी है महिला की, यहाँ पे रखी हुई है फिलहाल बॉडी आप देख सकते हैं। और जो परिजनों का फिलहाल बुरा है हाल, आप सीधी तस्वीर देखते हैं तरीके से ये जो महिला थी उन्होंने कितना समय बिताया होगा मंदिर के लिए, कितने कष्ट उन्होंने झेले होंगे। लेकिन जो बिल्डर की बात करें वो बिल्डर जी आपकी कौन थी जो उनकी डेथ हुई है, वो काम फिलहाल अभी नहीं बोल रहे हैं, बच रहे हैं क्योंकि ये हादसा बहुत जी बिल्कुल जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद यहाँ पे भी है मौके पे परिजन। कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, कोई पुलिस अधिकारी जिससे बात हो सके?
तस्वीरें हमारे संवाददाता भरत सेठी दिखा रहे हैं, जहां रोते बिलखते ये परिजन, जहां इन्होंने अपनों को खो दिया, उन्हें पता भी नहीं चला कि किस तरीके से उनके सामने ये मौत आ गई। और पहली महिला की मौत की पुष्टि पुलिस द्वारा कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला का शव भी हम आपको दिखा रहे हैं सिविल अस्पताल से। ये लाइव तस्वीरें आपके न्यूज पर देख रहे हैं, जहां इस हादसे के लिए बिल्कुल ये सभी अपार्टमेंट वासी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। आप देख सकते हैं परिजन किस तरीके से रो रहे हैं, बेहद मार्मिक तस्वीरें। पहले बताया जा रहा था कि भूकंप के चलते ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, लेकिन लगातार खराब सामग्री इस्तेमाल करने के कारण ये बिल्डिंग बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और जिस बिल्डर ने ये बिल्डिंग बनाई राजदान, उसके ऊपर इस तरीके के कई मामले पहले से भी दर्ज है, जहां वो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते रहे कि वो खराब सामग्री का इस्तेमाल करके भवनों का निर्माण किया करता था। और पूर्व मंत्री के बेटे, भतीजे और याजदान इस पूरे मामले के जिम्मेदार हैं। और आपको बता दें कि अपार्टमेंट वासियों का कहना है कि कई महीनों से यहाँ पर ड्रिलिंग का काम चल रहा था, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रिलिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग में दरारें पड़ रही थी। और इसका विरोध भी अपार्टमेंट के लोगों ने किया था, फ्लैट वाले लोगों ने किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। जी भरत, जिस तरीके से परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इसके पूरे जिम्मेदार कहीं ना कहीं 3 लोग हैं। जिसकी वो जमीन थी, जिसने राजदान जैसे बिल्डर को इस बिल्डिंग के निर्माण का कार्य सौंपा, उसने खराब सामग्री का इस्तेमाल किया। 1 महीने से ड्रिलिंग का काम चल रहा था, लोगों ने शिकायत की, उस शिकायत को नहीं सुना गया। और आज ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, जहां लोग बिना किसी गलती के इतना बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये लापरवाही से है ये बिल्डर की। अपार्टमेंट वासियों ने इससे मना किया कि ऐसा ना करिए, हो सकता है कोई घटना ना घटित हो जाए, लेकिन वो बिल्डर जो है आगे उसको माना नहीं। वो रेगुलर काम करता रहा, ड्रिलिंग को जानकारी मिल रही है, वो ड्रिलिंग बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों से वो वहां पर अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में काम करवाता रहा, जिसके बाद ये हादसा हुआ। फिलहाल पहले ये हादसा भूकंप के कारण बताया जा रहा था कि जो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, उससे हादसा हुआ। लेकिन जब हम लोगों ने पूरी बात करी वहां पे रहने वाले अपार्टमेंट के लोग जो बच के रेस्क्यू करके बाहर निकाले गए, तो उनसे बात करी तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर बिल्डर काम कर रहा था, ड्रिल मशीन से, बड़ी बड़ी मशीनों से यहाँ पे काम करवाया जा रहा था, जिससे लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन बिल्डर नहीं माना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये नक्शा पास हुआ, तमाम जो चीजें ये भी सारा सवाल खड़े करती है कि ये जो बिल्डर ने किस तरीके से किस मटेरियल का यूज किया, जान के साथ लोगों की कैसे खिलवाड़ किया, क्योंकि जानकारी मिल रही है बहुत जो पिलर्स होते हैं उसकी भी संख्या कम थी और जो मटेरियल था वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि 5 मंजिला इमारत और ये 2003 के बाद इमारत बनी थी, उसमें 15 साल में 20 साल से लगभग समय में और ये बड़ा हादसा हो जाना कहीं ना कहीं दुखद घटना है। आप बिल्डर के साथ साथ उन सरकारी कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े करेंगे जिसने इस नक्शे को पास किया, आखिर कैसे नक्शा पास हुआ, क्या मटेरियल देखा गया, क्या मटेरियल किस तरीके का मटेरियल अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। तमाम जो परिवार है जब अपार्टमेंट खरीदते हैं तो उनकी काफी उम्मीदें होती है कि अपार्टमेंट में रहेंगे, वो जिंदगी भर के लिए प्लानिंग करती है, वो 10 से 15 साल 20 साल की प्लानिंग नहीं करती है। फिलहाल ये हादसा दुखद है और पहली जो मौत है वो लखनऊ में हो चुकी है इस हादसे में, क्योंकि अभी तक ये राहत की बात यूं बताई जा रही थी कि इतना बड़ा हादसा जी भरत, बहुत लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बहुत सारे लोगों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। हालांकि आपने बताया कि सभी लोग ठीक होकर इलाज लेकर के अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए, यानी अपने गंतव्यों की तरफ चले गए हैं। लेकिन क्या वहां पर उस अपार्टमेंट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मौजूद है जिससे आपकी बात हो सके, जिससे हम जानकारी ले सके कि कितने महीनों से ये ड्रिलिंग का काम जारी था और किस तरीके से ये हादसा हुआ, उस वक्त उनको कैसा महसूस हुआ? क्या हम इसकी जानकारी किसी से ले सकते हैं? वहां पर कोई मौजूद है? यहाँ पर बोलने के लिए कोई मौजूद नहीं है, लेकिन कल न्यूज़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था। वहां पर जो मौजूद 3rd फ्लोर में महिला रहती थी, उनसे बात करी, उनकी बेटी से बात करी। उन्होंने यही कहा था कि ड्रिलिंग का काम चल रहा था, उसके लिए ऑब्जेक्शन किया गया, लेकिन जो बिल्डर है वो नहीं माना। उसके बाद इसी बड़ी घटना हुई। कहीं ना कहीं ये जो घटना है दुखद है और अब जो एक मौत की बात भी सामने आ चुकी है। अब सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
सख्त तेवर अपना लिए हैं। कमिश्नर ने भी कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी बिल्डर के खिलाफ। अब कौन कौन किस चीज की लापरवाही वो सामने आएगी और क्या उनके ऊपर कोई भी सरकारी हंटर चलता है या सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस पूरे अपार्टमेंट को खड़ा किया गया, ये सब बातें फिलहाल सामने आएंगी। लेकिन अब बहुत दुखद घटनाएं, एक की मौत हो चुकी है। अभी फिलहाल सिविल हॉस्पिटल की बात करें, सिविल में 8 लोगों का उपचार चल रहा है। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में अभी भी 2 लोग एडमिट हैं। जी भरत, आप लगातार नजर बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे ब्यूरो चीफ मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनसे बात कर लेते हैं। जी मनीष, इस समय की क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? हैदर की जो मदर इन लॉ है उनकी डेथ हो चुकी है और उनके छोटे भाई की वाइफ वो अभी इस में दबी हुई है। उन्हीं को निकालने का, उनकी फैमिली पूरी तरह से दबे थी, ठीक थे, लेकिन जिस तरह से 16 घंटे बीत चुके हैं और मलबे में दबे लोगों, वो बुजुर्ग थी काफी और उन्होंने जब यहाँ से रेस्क्यू किया गया तब वो जीवित थी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, पुलिसकर्मियों का कहना है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हीं की जो भाभी हैं, उनके छोटे भाई की वाइफ हैं, वो इस मलबे में दबी हुई हैं और उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई, ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। किसी भी तरह की उनको जीवित बाहर निकाला जाए, ये सबसे बड़ी एक चुनौती है और इसको लेकर के लगातार काम चल रहा है। सुरक्षित निकले, जीवित निकले, यही सबकी इच्छा है। किसी भी तरह से टीम पूरी तरह से रेस्क्यू जारी है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर और पहुंच चुके हैं। जब से ये घटना सामने आई कि उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, उसके बाद से यहाँ पर फोर्स बढ़ा दी गई है और आला अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर। बिल्कुल मनीष, ये जो महिला की मौत के बाद लोगों में आक्रोश भी होगा। अगर राजधान बिल्डर की बात की जाए, क्योंकि अगर मुख्य आरोपी के तौर पे बात की जाए तो सबसे बड़ा मुख्य आरोपी वही है कि गलत खराब सामग्री का इस्तेमाल करके ये जो बिल्डिंग तैयार की गई थी, इसका इतिहास भी बताया जा रहा है बेहद खराब है कि कई बार आरोप लग चुके हैं खराब बिल्डिंग बनाने के, खराब भवनों में खराब तरीके का सामान इस्तेमाल करने के लिए। क्या कुछ इसका इतिहास है? अगर आपके पास जानकारी हो तो जनता को बताएं। देखिए, आपको बता दें, इस समय मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इस समय लाइव तस्वीरें बताया जा रहे हैं, मीडिया को आए हैं, भारी भीड़ है और भैया भैया माइक आगे पकड़ लो, एक आदमी। अरे पुलिस वालों, भैया आगे माइक ले लो उसके हाथ से। देखिए, वहाँ पर मुझे लगता है कोई अधिकारी पहुंचा है, सभी मीडिया कर्मी इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हमारे ब्यूरो चीफ मनीष ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, क्योंकि तस्वीरें बहुत मार्मिक हैं। लोगों में अब गुस्सा भी है। एक महिला की मौत हो गई और उसी परिवार की एक और महिला इस मलबे में दबी हुई है, फंसी हुई है, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसको देखते हुए बुजुर्ग महिला की मौत के बाद वहां पर पुलिस फोर्स भी बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ा जो अब सवाल यहां पर उठता है वो ये है कि जितने भी परिवार इस अपार्टमेंट में बसे हुए थे, अब वो कहां जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर उठ रहा है वो सब यही है कि जिन लोगों के घर ध्वस्त हो चुके हैं, जिनके आशियाने पत्ते की तरह धराशायी हो चुके हैं, अब वो कहां जाएंगे? सरकार क्या करती है, सरकार क्या मदद देती है, ये भी चर्चा का विषय होगा, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की मदद राशि के तौर पर सामने नहीं आई है। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मनीष लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा पाए। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 लोगों की टीम का गठन कर दिया है, जिसमें कमिश्नर रोशन जैकब है, नगर आयुक्त है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं। क्योंकि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा होने के चलते
तस्वीरें थोड़ी साफ नहीं है, मगर ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। जहां इतनी बड़ी 5 मंजिला इमारत मायने रखती है और ताश के पत्तों की तरह वो जब ढह गई, माहौल अचानक से संगीन हो गया। मौके पर डिप्टी सीएम पहुंचे और लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और अपने संवाददाता से बातचीत करते रहेंगे। हमारे संवाददाता अस्पताल से भरत जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मनीष ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां कई घंटों के रेस्क्यू के बाद 14 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। 2 लोग अभी भी, बताया जा रहा है कि 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत का मामला है, जहां आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। शर्तों के साथ 8 हफ्तों तक जमानत पर रहेंगे आशीष मिश्रा। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी के तौर पर इनको गिरफ्तार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। पर आशीष मिश्रा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। कई शर्तों के साथ उनको ये 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी गई है। 1 हफ्ते में यूपी, अंतरिम जमानत के दौरान यूपी का एनसीआर में नहीं रह सकते आशीष मिश्रा। अंतरिम जमानत के दौरान यूपी या एनसीआर में नहीं रह सकते हैं आशीष मिश्रा। कई शर्तों के बाद उन्हें 8 हफ्तों की जमानत दी गई है। गवाहों को प्रभावित नहीं करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर किसी ने भी शिकायत की कि गवाहों को किसी भी तरीके से मोल्ड करने की या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगे आशीष मिश्रा, तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ट्रायल कोर्ट पे सुनवाई टालने की मांग नहीं करेंगे आशीष मिश्रा, ये भी शर्त का हिस्सा है। बता दें, आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताते रहेंगे। गवाह को प्रभावित करने के प्रयास से जमानत होगी रद्द अगर इस तरीके का कोई भी शिकायत सामने आती है कि आशीष मिश्रा ने किसी भी गवाह को प्रेरित करने की या उसे अपने हिसाब से पलटने की कोशिश की है, तो इस पर बड़ी कार्रवाई होगी और आशीष मिश्रा की जमानत को भी रद्द कर दिया जाएगा। जहां 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आगे के निर्देश जारी करेगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी आमिर रजा, 8 हफ्तों की जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत, और कई सारी मतलब चीजें यहाँ पर लाई गई हैं कि उनके सामने कई शर्तें रख दी गई हैं कि वो यूपी और एनसीआर से दूर रहेंगे। अगर उन्होंने चीजों को प्रभावित करने की, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की, तो उस पर भी उन पर कार्रवाई होगी। जी आमिर, सुन पा रहे हैं आप? तो गवाहों को प्रभावित करने की अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर से दूर, यूपी एनसीआर से दूर रहेंगे। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई को आगे बढ़ाने की बात या पिटीशन नहीं लगाएंगे, यानी याचिका दायर नहीं करेंगे। ये कुछ शर्तों के साथ ही 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत मिली है आशीष मिश्रा को। और हमारे संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आमिर, इस पूरे कांड में अब कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है आशीष मिश्रा को, 8 हफ्तों की जमानत मिल गई है। देखिए, जिस तरीके से आशीष मिश्रा की जमानत के लिए उनके परिवार के लोग और उनके वकील लगातार संघर्ष कर रहे थे और आखिर 8 हफ्तों की जो अंतरिम जमानत उनको मिली है, इससे पहले भी एक बार वो जमानत हासिल करके बाहर आ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार उन पर ये आरोप रखते रहे कि वो गवाहों को दबाव बनाकर इस मामले में
इस मामले को हल्का करना चाह रहे हैं, अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए कहा है, अपनी लोकेशन देते रहेंगे। और जिस तरीके से ये एक आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है, उसके बाद जो जमानत मिली है, देखना है कि जमानत के जो अंतरिम जमानत है, इसको क्या परमानेंट जमानत ले पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि कोई आदमी बगैर सुनवाई के भी 1 साल से ज्यादा जेल में है, तो कहीं ना कहीं उसको जेल से बाहर आना चाहिए, ये एक पक्ष था। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में शुरुआत से लगातार राजनीति हो रही थी, और लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में जिस वक्त ये घटना हुई थी 3 अक्टूबर 2021 में, उससे उस तब से लगातार राजनीतिक पारा इस घटना के बाद चढ़ा हुआ है। और आज सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के ऊपर थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज आशीष मिश्रा को जमानत देंगे, क्योंकि आशीष मिश्रा के वकील और उनके परिजन इस जमानत का इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, लेकिन इस जमानत को लेकर किसानों की तरफ से विरोध था। उनका कहना था कि अगर आशीष मिश्रा की जमानत होती है तो वो विरोध करेंगे, धरना करेंगे। साथ ही कई किसान भी उतने ही लंबे समय से जेल में बंद हैं। देखिए, इस मामले में जो किसान नेता है राकेश टिकैत, इस मामले में लगातार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। लखीमपुर में जब उन्होंने 15 अगस्त के ऊपर कई दिनों का धरना प्रदर्शन किया था, उनकी मांग यही थी कि जो नाइंसाफी किसानों के साथ हो रही, क्योंकि किसान जो दुर्घटना का शिकार हुए थे, उसके बाद वो जो घटना हुई थी उसमें जो आरोपी है वो जेल में, उनको उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज इस घटना के बाद किसानों में आक्रोश इस बात को लेकर होगा कि एक ही घटना में जब आशीष मिश्रा की जमानत हो गई है, तो उसके जो सेकंड मुकदमा लिखा गया था उसमें उनको जमानत क्यों नहीं हुई है, इसको लेकर उनके मन में जरूर आक्रोश होगा। अब देखना यह है कि किसान इस जमानत के बाद इस मामले में क्या कोई धरना प्रदर्शन करते हैं या उनका क्या बयान आता है। राकेश टिकैत इस मामले में क्या बोलते हैं, क्या दिशा निर्देश किसान संगठनों का होगा। लेकिन इस जमानत के बाद जहां आशीष मिश्रा के परिजनों में राहत दिखाई दे रही है, वही किसान जरूर राहत होंगे। और किसान क्योंकि लगातार जब आशीष मिश्रा जेल में है तब से लगातार इस घटना के जो 2 आरोपी हैं, जो गवाह है, उन पर हमला हो चुका है। तो उनको जिस तरीके का डर था कि इस घटना में जो गवाह है उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी जान को खतरा है, सिक्योरिटी भी उनको दी गई है, लेकिन उसके बावजूद वो जान का खतरा अपने आप को बता रहे। तो ऐसे में आशीष मिश्रा के बाहर आने के बाद हालात क्या होंगे, प्रशासन इस पे क्या करता है या सरकार इस पे क्या करती है, तो बात की बात है। क्योंकि किसान नेता लगातार इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं कि जो इसमें आशीष मिश्रा के पिता है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके पद को भी लिया जाए, क्योंकि वो इस मामले में अपने रसूख के चलते इस मामले में दबा सकते हैं, इस मामले को प्रभावित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा हालात है, जो मामले हैं, इसमें क्या निकल के आता है, ये तो बात की बात है। लेकिन आज आशीष मिश्रा की जो जमानत मिली है उससे उनके परिजनों को जरूर राहत मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाददाता हमारे साथ आमिर रजा जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि इस जमानत के बाद राहत जरूर मिली है उनके परिजनों को, आशीष मिश्रा को। लेकिन ये जो राहत है ये सिर्फ 8 हफ्तों की है। उसके बाद क्या कुछ करना है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, और इस पर किसानों का क्या प्रतिक्रिया आएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो कई शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण, आशीष मिश्रा का लखीमपुर कांड, कई दिनों से आशीष मिश्रा जेल में थे और उनके परिजन लगातार कवायद कर रहे थे कि उनको जमानत मिल जाए, और 8 हफ्तों की उनको छुट्टी मिल गई है, कह सकते हैं जेल से, यानी 8 हफ्तों का राहत मिल गया है उनको। क्या बताएंगे? जी मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से इतने दिन जेल काटने के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्तों की जमानत दे दी गई है, और उसी के साथ साथ जमानत मिलने की वजह से यूपी सरकार ने उन्हें ये भी कहा है कि ये बहुत ही जघन्य अपराध किया है, इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। और उसी के साथ यूपी सरकार ने ये भी कहा है कि इनके साथ और भी लोग जेल में थे, तो जब इनको छोड़ा गया है तो उनको भी बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अभी मामला दर्ज है और लोगों से भी पुष्टि हो रही है, और जो लोग जेल में इनके साथ बंद हुए थे उन लोगों की भी जमानत की बातें हो रही है। यूपी सरकार का ये मानना है कि उन लोगों को भी छोड़ा जाए। जी
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि और लोग भी इतने ही समय से जेल में बंद हैं और लगातार अगर जमानत आशीष मिश्रा की हुई तो जमानत उनकी भी होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान लगाया जा रहा है। वही अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान लगातार विरोध कर रहे थे इस जमानत का कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, ऐसा उनका मानना है। तो अब किसानों का क्या रुख हो सकता है इस पूरे मामले पर? जी मैं बता दूं आपको, किसानों का रुख, विरोध प्रदर्शन उनका हो सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन उनका जारी रहे और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो 22 किसान इनके साथ में बंद हुए थे वो ये किसान ये चाहते हैं कि जब इनको जमानत मिल सकती है, क्यों इनको जमानत इसलिए मिल गई कि ये एक वहां के भावी नेता के बेटे हैं या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वहां पर बीजेपी का शासन है, तो इस वजह से इनको जमानत मिली है। क्या उन लोगों का क्या कसूर है जो लोग 22 लोग और किसान जेल के अंदर बंद हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? तो इसको लेकर भी अच्छा खासा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि आशीष मिश्रा की जमानत के बाद अब किसानों का यानी राकेश टिकैत इस पूरे मामले पर जिस तरीके से विरोध जता रहे थे, धरना दे रहे थे और उनके काफी अथक प्रयासों के बाद इस तरीके की कार्रवाई की गई थी। आशीष मिश्रा क्योंकि रसूख वाले हैं और उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई महीनों से वो जेल में बंद थे और अब कहीं जाकर उनको जमानत मिली है 8 हफ्तों के लिए। वहीं दिल्ली में जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल छिड़ा हुआ है। फिल्म देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया है, बिजली गुल करके पथराव किया गया। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में बड़ा बवाल, फोन पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया। इस पथराव की वजह से जमीन पर स्थिति बिगड़ी हुई है। छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जेएनयू कैंपस में बिजली भी गुल चल रही है। जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल छिड़ा हुआ है। तो आपको बता दें, बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री देखने पर और इस पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, जेएनयू में अक्सर बवाल की खबरें आती रहती है और अब इस बीबीसी द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो छात्र देख रहे थे, उनके पथराव का मामला सामने आया है, साथ ही धरना प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जेएनयू का विवादों से सदा नाता बना रहता है और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इस बार जो विवाद है वो एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर है जिसमें 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं और उन्होंने इतना हंगामा काटा है कि वहां पर रात को बिजली भी गुल करनी पड़ी। जेएनयू के कैंपस को पूरा अंधेरे में करना पड़ा। वजह ये रही कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बनी हुई है, जिसमें दिखाया गया है गुजरात के दंगों को लेकर कुछ शख्स है जिसको लेकर कुछ छात्र अकेले में बैठकर मोबाइल पर उसको देख रहे थे, लेकिन दूसरे गुट ने इसको नाकार उतारा और इसी बात को लेकर वहां पर काफी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से पत्थरबाजी की भी खबरें आ रही हैं और अभी तक पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं करी है। बताया जा रहा है कि पुलिस उस मामले को लेकर सिर्फ जांच कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि विरोध या झगड़ा किन वजह से और किन बातों से शुरू हुआ। जी बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्री है इसे भारत सरकार ने बैन भी कर दिया है और वही कुछ लोग इसकी स्क्रीनिंग की भी बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के वो छात्र जिन पर पथराव हुआ है उनका क्या कुछ पक्ष है? जो प्रदर्शन भी चल रहा है इसको लेकर के जेएनयू के अंदर, तो कौन सा पक्ष प्रदर्शन कर रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि जो है छात्रों के 2 गुट है, एक गुट एबीपी का है, दूसरा अन्य दल का है, लेकिन जो विवाद की स्टोरी है वो सिर्फ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को कई विवादित ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो गुजरात दंगों से लेकर है, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है जिसकी वजह से इसको बैन किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं जेएनयू प्रशासन ने इसको ऑलरेडी अपने यहाँ पर देखने के लिए सख्त मनाही के आदेश भी दे रखे थे। उसके बावजूद कुछ छात्र अपने मोबाइल पर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को चलाकर देख रहे थे, जिसकी वजह से दूसरे गुट के लोगों को जब ये जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने उनको ये वीडियो चलाते हुए देखा, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। हंगामा इतना बड़ा कि दोनों छात्रों के गुटों में आपस में पत्थरबाजी हुई, लठबाजी हुई
और उसको शांत कराने के लिए जेएनयू प्रशासन ने खुद वहां की सारी बत्तियों तक काटकर वहां पर अंधेरा किया ताकि छात्रों का यह हंगामा आगे ना बढ़ सके। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एबीपी ने के छात्र संघ के जो प्रवक्ता है उन्होंने आरोप लगाया है कि एक दिन बाद 26 जनवरी मनाई जानी है, जिसको लेकर ये जो है पार्टीबाजी राजनीति हो रही है, जिस वजह से सारा जानबूझ के खेल रचा गया है और देश की शांति को भंग करने की कोशिश की गई है। तीसरा मैं आपको बता दूं, पुलिस इस मैटर पर पूरी जांच कर रही है। सिर्फ शिकायत उसने लिखित ली है लेकिन अभी तक दर्ज नहीं करी है और छात्रों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वजह की मूल जड़ क्या थी। क्या केवल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखना था या इसके अलावा कोई वजह थी जो इतना बड़ा हंगामा हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया वही, लेकिन 24 जनवरी को जेएनयू में प्रॉपर तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने की बात कही गई थी कि इस डॉक्यूमेंट्री को बड़े एलसीडी पे लगाया जाएगा और वहां पर सभी को दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्य वजह यह भी हो सकती है कि जब सरकार द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है तो जेएनयू में इसकी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग क्यों की जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में वामपंथियों का ज्यादा दबदबा रहता है और इसको लेकर उन्होंने ये घोषणा की थी, लेकिन जब सरकार ने और जेएनयू प्रशासन ने इस पे बैन लगा दिया था कि इस तरीके का कोई भी स्क्रीनिंग यहाँ पे नहीं चलेगी, तभी वो छात्र अपने मोबाइल पर चलाकर उसको अकेले में बैठकर कुछ छात्रों के साथ देख रहे थे, जिसकी शिकायत अन्य दूसरे गुट के छात्रों को मिली और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी और उसके बाद ये सारा बवाल काटा गया। जिसकी वजह सबसे बड़ी मैं आपको ये बता दूं कि लोगों में एक उत्सुकता हो जाती है, जिस चीज के लिए आप मना करते हैं तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उसमें ऐसा क्या था, ऐसी कौन से शब्द थे या ऐसा कौन सा सीन है जिसको लेकर इसको रोक लगाई जा रही है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, सोशल मीडिया का जमाना है, इसका लिंक सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुका है। ये जेएनयू की बात ना करके अगर मैं करूं तो अन्य लोगों के पास भी इसका जो है लिंक शेयर हो चुका है और ज्यादातर लोग इसको देखकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसा है क्या जो ये विवादों का वजह बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर पूरा बवाल जेएनयू में छिड़ा हुआ है और बवाल को रोकने का प्रयास करने के लिए बत्ती तक गुल करनी पड़ी। और आपको बता दें कल 26 जनवरी है और जेएनयू में इस तरीके का बवाल चल रहा है जहां प्रशासन पूरा सख्त है। इस पूरे के अमरोहा में मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश पड़ने से किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। अमरोहा के जिला भर पर पड़ रही है हो रही है बारिश। अमरोहा के कई जिलों में बारिश हो रही है जिससे किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि कई ऐसी फसलें हैं जिन्हें इस मौसम में बारिश की बेहद जरूरत होती है और बारिश होने से किसानों को राहत मिली है। अमरोहा में मौसम का मिजाज बदला है और बारिश हो रही है। हालांकि बारिश होने से ठंड जरूर बढ़ गई है, तेज हवाएं चल रही हैं जिससे लोगों में ठिठुरन है, लेकिन फसलों में ताजगी देखने को मिली है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जहां कई ऐसी सर्द मौसम में फसलें होती हैं जिन्हें बारिश की बेहद जरूरत होती है और अब बारिश होने के बाद किसानों को राहत आया है और अमरोहा में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई है बारिश और बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी आई है। देख सकते हैं आप कि अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां बहुत तेज बारिश से फसलें खिल उठी हैं किसानों के चेहरों पर। चलो तुम्हारी तरफ कुछ निकल रही, तुम्हारी तरफ तो खुदा अलग है भाई, हमारी तरफ खुदा अलग है। वहीं बांदा से आपको खबर बता दें जहां जहरीली पदार्थ खाने से छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। मां ने टीवी देखने से मना किया तो छात्रा ने खाया जहर और डॉक्टर ने छात्रा मानवी को मृत घोषित कर दिया। बेबरू कोतवाली के कस्बे की रहने वाली थी छात्रा। जहरीला पदार्थ खाने से छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाया। आपको बता दें मां ने टीवी देखने से मना किया था। इसी बात से नाराज होकर छात्रा मानवी ने जहर खा लिया और उसे मृत घोषित कर दिया गया है।
देखिए आज की स्थिति कितनी गंभीर है कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े कदम उठा लेते हैं। जब माँ बाप बच्चों के हित में बात करते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चों को लगता है कि वो उनके निजी जीवन में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिससे क्षुब्ध होकर कभी सुसाइड कर लेते हैं, कभी जहर खा लेते हैं, तो कभी लखनऊ जैसे हालात होते हैं तो बच्चा अपनी मां को ही मार डालता है। इस समाज में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस पूरी श्रृंखला को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। जहां सिर्फ मां के टीवी देखने से मना करने पर छात्रा इतना नाराज हो गई कि उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। वहीं अमरोहा में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। ग्रामीणों ने युवक के हाथ रस्सी से बांधकर पोल से बांधा। चोरी के शक में युवक को रस्सी से बांधा गया और उसको जमकर पीटा गया। कई घंटे रस्सी से हाथ बांधकर युवक को घर में घुमाते रहे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना नौगवा क्षेत्र के गांव अलीपुर कला का मामला। अमरोहा में युवक को तालिबानी सजा दी गई। चोरी के शक को लेकर के इस युवक के पहले हाथ पांव बांधे गए, उसके बाद उसे एक पोल से बांध दिया गया। ग्रामीणों ने युवक के हाथ रस्सी से बांधकर पोल से बांधा। एक भी नहीं रहेगा भाई साहब, तू झूठ बोल। तो फिर एक बार तुम फिर वहाँ से पैसे कैसे गायब हो गए? मैंने इतना गाड़ा मुझे उन्हें छीन लिए। अरे यहाँ से तू चढ़ा फिर कूदा किंगर को है, वापिस किंगर गया, वापिस किंगर गया, वापिस किंगर गया। वो तू मैं पैसे लेकर कहाँ से गया वापसी? हम घर को चले गए। किंगर कूदा था, कूदा किंगर को था वापसी यहाँ से कूदे थे, यहाँ से ही। अरे वहाँ तू अकेला ही आया था? अरे अकेला ही आया था अंदर। खोल ना, कहाँ से निकाले? खोल दे तू, चल हम बताएंगे तुझे। चल कहाँ से बता दे तू कहाँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक को के हाथ बांध करके पूरे घर में घुमाया जा रहा है और साथ ही तालिबानी सजा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और अब खबर हाथरस से है, जहां खेत की मेड़ के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। वही विवाद में दो पक्षों में फायरिंग की घटना सामने आई है। एक किशोर और एक व्यक्ति को गोली लगी है, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। गांव में फायरिंग की सूचना पर दौड़ी इलाका पुलिस घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वहीं हाथरस जिले की कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव कुमरपुर की घटना। और फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।